नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना के दौरान इस बात की लगातार शिकायतें मिल रही है कि कई सारे लोग साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, साइबर से ठगी की जा रही है। तो हमने सोचा कि इंदौर में जाबाज अधिकारी मौजूद हैं, राजेश दंडोतिया जो कि एडिशनल एसपी क्राइम है। उनसे इस बारे में जाना जाए कि क्या-क्या हो रहा है और वो उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। दंडोतिया साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जोशी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि आपकी नोटिफ़िकेशन व्हाट्सएप पर काफ़ी सारे आ रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो क्या आपके पास शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, साइबर शिकायतों का? देखिए जोशी जी, ये लगभग इसको लॉकडाउन को लगभग 45 दिन हो गए हैं जी। और इन 45 दिनों में डेढ़ महीने के लगभग डेढ़ महीने के में हमारे पास 60 से ज़्यादा शिकायत आ चुकी है। लगभग 60 से ज़्यादा शिकायतें आ चुकी है, जो कि एक बड़ी संख्या है और कई लोग रीच भी नहीं कर पा रहे हैं, जो कई लोग शिकार भी हो रहे हैं ठगी का, क्योंकि लॉकडाउन भी है, वो कैसे अप्रोच करें। हालाँकि हम बार-बार एडवाइज़री जारी करते हैं कि जहाँ भी कोई दिक्कत आए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप कंप्लेंट को, और इसके अलावा भी हम नंबर भी जारी करते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, साइबर हेल्पलाइन नंबर है। तो अभी भी शिकायतें लगातार हमारे पास आ रही है और लोग इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के समय लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो अभी ऑनलाइन फ्रॉड का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। मैं लगातार देख रहा था, कल भी किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि साहब वो एक रेस्टोरेंट है, वो चालू हो गया है और उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो घर पर थाली डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में इसलिए इतना अंदाज़ा तो होता ही है कि सरकार ने किसी को इस तरह की परमिशन दी हुई नहीं है। तो मैंने उनसे जिज्ञासावश वो नंबर लिया और जब नंबर माँगा तो डायल किया तो तुरंत समझ में आएगा कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए और क्या आप सलाह दे रहे हैं लोगों को? बेसिकली लोगों को लगातार जो शासन प्रशासन के निर्देश चलते हैं, जब जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, किसी भी चीज़ को वेरीफ़ाई करने के बाद ही उसमें आगे उनको बढ़ना चाहिए। इस तरह के जो रेस्टोरेंट की आप बता रहे हैं, इंदौर में भी एक रेस्टोरेंट का एक फरियादी का मेरे पास फ़ोन आया था, मैसेज भी आया था। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट को लेकर, अभी आप बड़ी संख्या में ये देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे ऑनलाइन ऑनलाइन बिक्री शराब की, ऑनलाइन होम डिलीवरी के काफ़ी ज़्यादा विज्ञापन आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए भी जो ऑनलाइन शराब की डिलीवरी है, इस पे भी काम किया, प्लस इस रेस्टोरेंट वाली लाइन पे भी काम किया। ये सारे नंबर बाहर के नंबर हैं और ये दूसरी स्टेट के लोग हैं जो अभी पहले ओएलएक्स का फ्रॉड करते थे। ओएलएक्स का फ्रॉड करते थे, चूँकि अभी ऑनलाइन शॉपिंग लगभग बंद है, इनएक्टिव है, तो इस वजह से ये लोग अब इस तरह शिफ्ट हो गए हैं कि जहाँ वो आसानी से प्रलोभन देकर लोगों को टारगेट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि शराबबंदी अभी चूँकि पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन इन लोगों को मालूम है कि इस समय सबसे ज़्यादा जो लोग हैबिचुअल ड्रिंकर होते हैं, जो आदी हैं इसके, वो कहीं न कहीं से प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर इनको ये प्रलोभन दिया जाए कि हम ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे, तो ये निश्चित रूप से इसका शिकार हो सकते हैं। दूसरा, शराब को जब चूँकि पूरी तरह प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी विक्रय की जा रही है, इस पर भी क्रय-विक्रय दोनों पर प्रतिबंध है। ऐसी स्थिति में वो अगर शिकार भी हो जाएगा, तो किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाएगा। तो इस तरह की सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, तो इसमें हमने वर्क किया है। तो ये वही गैंग है जो ऑनलाइन फ्रॉड में ओएलएक्स के लिए भी जो ठगी किया करते थे। मैं कल ही एक ऑडियो क्लिप सुन रहा था सर, उसमें किसी ने किसी व्यक्ति को अपना एक रिश्तेदार कन्विंस करके रिश्तेदार बनाया जाए कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। और फिर उसे ये बताया कि मुझे किसी से पेमेंट लेना है तो वो 10,000 रुपए मैं आपके गूगल पे अकाउंट में जमा कर देता हूँ। इतना कन्विंस कर दिया बातों से कि वो रिश्तेदार ही साबित हो गया। और हालाँकि मैं परफेक्टली एकदम नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी पार्शियली वो एग्री हो गया था। और जब उससे धीरे-धीरे उसको कन्विंस करते हुए उस स्टेप तक ले गया कि वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तब उसकी बत्ती जली और उसने कहा कि ये तो मेरा पैसा ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट में, और यकायक वहां से कॉल कट गया। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही है। तो ऐसी कोई शिकायतें आपके पास आ रही है? या बिल्कुल इससे मिलती-जुलती शिकायतें भी आ रही हैं। फेसबुक अकाउंट को कर लेते हैं हैकर्स और उसके बाद जैसे मेरा अकाउंट बना लिया, मेरा अकाउंट हैक कर लिया राजेश टंडोतिया का, और उसके बाद ये क्या करेंगे, मुझसे जुड़े हुए जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं, उन सभी लोगों का कॉन्टैक्ट करके, उनसे फ़ोन करके या मैसेज भेज के फेसबुक पे कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, और पैसा प्राप्त अपने अकाउंट में डलवा देते हैं। ऐसी कई घटनाएँ, अभी 3 से 4 घटनाएँ मेरे नॉलेज में आई है। इसमें एक सांवेर में भी एक व्यक्ति के जो पॉलिटिकल है, उनका भी एक फेसबुक अकाउंट हैक किया है। उनका फ़ोन आया था कि लगातार उनके फ्रेंड से पैसे माँगे जा रहे हैं और मेरा अकाउंट हैक हो गया है। तो इस तरह की शिकायतें भी बढ़ी हैं, लेकिन हम समय-समय पर इस समय एडवाइज़री जारी कर रहे हैं, चूँकि अभी मूवमेंट भी पुलिस का रिस्ट्रिक्टेड है कोरोना को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए। तो इन द मीन टाइम जब तक हम लोग अपनी जो कार्रवाई कर ही रहे हैं, लोगों को एडवाइज़री पर ध्यान देना चाहिए और सोशल मीडिया में
तरीके से वो लोग अपनी जो जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको मिनिमम करें अभी, और अगर करना भी है तो फिर उसको वेरिफिकेशन पूर्णतः वेरिफिकेशन करने के बाद ही उसमें आगे बढ़े। कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपका कुछ ये काम हो गया है और ये हम आपको देना चाहते हैं, आपको 10 रुपए ट्रांसफर करना है। और कई सारे लोग जब 10 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं तो एकाएक उनके अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो जाता है। जी, बिल्कुल। ये लिंक को क्लिक कर देते हैं, लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरा पैसा उनके पास चला जाता है। फिर वो ये बोलते हैं फ़ोन करके, सॉरी गलती हो गई है, ज़्यादा पैसा आ गया है, आप एक बार और क्लिक करो, ये पैसा वापस आ जाएगा। तो फिर वो दोबारा क्लिक करने के लिए बोलते हैं, जब वो दोबारा क्लिक करते हैं तो और पैसा चला जाता है। तो ये लगातार उसको कंटिन्यूएशन में उसका शिकार होते जाते हैं। तो ये समस्या तो है इन दिनों लॉकडाउन के समय। लोगों को स्वयं को अवेयर होना ही होगा। लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो कहीं न कहीं उनको किस तरीके से सोशल मीडिया को मेंटेन करना है, किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करने हैं, इनकी बातों का भी ध्यान रखना होगा। क्या लगता है इस समय जब लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं और लोगों को उम्मीद होती है कि हमको ये चीज़ मिल जाए ऑनलाइन, कि हमारे घर डिलीवर हो जाए, और कई बार कुछ लोग खाने-पीने की चीज़ों को लेकर कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने इन सब चीज़ों के लिए मनाही की हुई है। तो ज़्यादा केसेस क्या इसी वजह से आ रहे हैं कि लोग जब फ्री बैठे हैं तो इस तरह के घटनाक्रम को ज़्यादा अंजाम दिया जा रहा है? हाँ, बेसिकली इस तरह की घटनाएँ कुछ प्रकाश में आ रही हैं। जैसे आपने होटल का बताया था, रेस्टोरेंट का बताया था और इसके अलावा शराब का बताया था। तो निश्चित रूप से लोगों को ये समझना होगा कि जब ये प्रतिबंधित हैं, सारी दुकानें बंद हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल सारे बंद हैं, तो किस प्रकार होम डिलीवरी हो सकती है? ये संभव ही नहीं। खाने की भी, थाली की होम डिलीवरी संभव नहीं है, क्योंकि सब संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन है। तो लोगों को नियम कानून को समझना होगा। जब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो कहीं न कहीं उनको एडवाइज़री को भी ध्यान से पढ़ना होगा। प्रशासन के निर्देश समय-समय पर निकलते रहते हैं, उनको भी पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर उनको कन्फ्यूजन होता है, तो जो साइबर हेल्पलाइन है और भी कई तरह की लगातार समय-समय पर प्रशासन के द्वारा अपनी हेल्पलाइन जारी की गई हैं, उनसे कन्फर्म करने के बाद ही कोई ट्रांज़ैक्शन करें। राजेश भाई, आप एडिशनल एसपी क्राइम हैं शहर के, तो इस समय क्राइम के हालात क्या हैं और क्या ये लॉकडाउन की वजह से इन सब चीज़ों में कमी आई है? लॉकडाउन की वजह से इसमें काफ़ी कमी आई। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो हीनियस ऑफेंसेज हैं और साधारण चोरियाँ भी हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, और हीनियस ऑफेंस में भी काफ़ी गिरावट आई है। सभी प्रकार के क्राइम्स में भी काफ़ी गिरावट आई है। वाहन चोरी है, वाहन चोरी के ग्राफ में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो जी। निश्चित रूप से लॉकडाउन की अवधि में अपराध के में गिरावट आई है। लेकिन हम इतना आश्वस्त हैं कि जिस तरह से ये लॉकडाउन के समय गिरावट आई है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और जीवन एक सामान्य पटरी पर आएगा, उसके हुँ। बाद अपराध उतनी तेज़ी से ही बढ़ेंगे। तो हम लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग भी कर रहे हैं कि जैसे ही अगर लॉकडाउन खुलता है, और चूँकि अभी जेलों से भी कुछ ज़मानत पर छूटे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी प्रिपरेशन की है कि अगर इसके बाद जैसे ही जीवन साधारण ट्रैक पर आएगा, तो फिर ये सब चीज़ें होना संभावित है। तो ऐसी स्थिति को हमें और भी सतर्क रहना होगा, उसके लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अवैध शराब का परिवहन भी किया जा रहा है। कुछ कलाकार लोग तरबूज के अंदर शराब लेकर और तरबूज का ट्रक भर के लेकर जा रहे हैं। आपने भी कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा भी है, क्या कहते हैं? अभी तो बेसिकली हमने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो शराब ठेकेदार थे, जिनके द्वारा ये दुकान को खोलकर पीछे से अवैध सप्लाई की जा रही थी। 2 गाड़ियों को भी पकड़ा है जो कि अवैध परिवहन कर रहे थे और भारी मात्रा में शराब को उस क्षेत्र में बेच रहे थे। अभी 1-2 सूचनाएँ और हैं, उसपे भी हमारी टीम काम कर रही है निश्चित रूप से, क्योंकि जो पीने वाले लोग हैं, वो आदी होते हैं, तो कहीं न कहीं बेचैन होते हैं, तो वो प्रयास करते हैं कहीं न कहीं से शराब मिल जाए। और कई ऐसे लोग होते हैं जो अवैध धंधों में लिप्त होते हैं, उनके लिए मौका होता है कि दुगनी या तिगनी कीमत पर वो उसे बेचें और मुनाफ़ा कमाएँ। तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया चल रही है, कहीं न कहीं प्रकाश में आती है। हमारी टीम तुरंत उस पे कार्रवाई करती है। अभी भी हम एक इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, जल्दी ही आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। दंडोतिया साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजेश दंडोतिया, एडिशनल एसपी क्राइम, जो शहर में इस समय साइबर क्राइम हो रहा है उस पर बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जो क्राइम जो होता है उसको लेकर भी जानकारी की और अवैध शराब के परिवहन को लेकर भी काफ़ी सारी बातें कही है। बहुत-बहुत धन्यवाद दंडोतिया साहब। थैंक यू।